जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे ये जो OMT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल है, इस पे आप सभी लोगों को हिस्ट्री जो है सीक्वेंस रूप से मिलता है आप सभी लोगों को वीडियो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके आनंद भी लीजिए और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए। समझे कि नहीं समझे? पिछले क्लास में हम लोग जो है थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी उसी के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हुए आगे की ओर चलेंगे और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। वाह, मुंह जैसा मुंह नहीं, हंसने का दिल करता है। इधर देखो। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के शासक था, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? व्याख्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ओ, काहे इतना गलती हो रहा है? और यहाँ पे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको हम लोग शॉर्ट में MBT कहते हैं। क्या कहते हैं? MBT। और इसका जो है मूल नाम जो था जौना खान या उलूग खां था। क्या नाम था? जौना खान या उलूग खां। और यह जो है अपने राज गद्दी पर कब बैठा था? 1325 में। कब बैठा था? 1325 में। 1325 में यह शासक बना और गयासुद्दीन तुगलक का 1325 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु इसका कब हो गया? 1325 में। और तभी यह शासक बना। हाँ, हाँ, रिकॉर्ड है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे अधिक शिक्षित था, सबसे अधिक पढ़ा लिखा क्या था? सुल्तान था। यदि इसके बारे में पूछेगा तो प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा जो शासक था वो कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और यह एक विद्वान व्यक्ति था और एक योग्य व्यक्ति भी था। मतलब यह विद्वान भी था और एक योग्य था। और यह 23 भाषाओं के बारे में अच्छा जानकारी रखता था। मतलब ये भाषाओं के बारे में यदि कहा जाए तो इसके पास कितने भाषा बोलने की मतलब तजुर्बा थी? तो 23 भाषा। और उसके साथ साथ यह ज्योतिष भी था और खगोल शास्त्र, गणित, इन सभी का भी एक यह अच्छा विद्वान था। समझे कि नहीं समझे? देखिए, गणित को जानना, खगोल शास्त्र को जानना और उसमें विद्वता प्राप्त करना किसी भी विषय में, दोनों क्या होता है? अलग अलग चीज है। तो यह विद्वान था। समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बौकियो। अब यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना या क्रूर कृत्य एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति जो है उपेक्षा के भाव रखने के कारण इसको स्वप्नशील कहा जाता था, पागल कहा जाता था या रक्त पिपासु कहा जाता था। मतलब ये जिस प्रकार का सपना देखता था उसी प्रकार के कार्य करने का जो है चेष्टा रखता था। और लोगों के क्षति उति के बारे में बिना देखे हुए जो है किसी भी प्रकार का अपना निर्णय जो ले लेता था उस पर अटल उतरने का काम करता था। इसलिए इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और बताएं हम कि यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक है। याद रखिएगा कि इतिहास में ये पूरा सबसे पढ़ा लिखा शासक साबित हुआ उस काल में। और इसके समय सल्तनत काल की विकास जो थी तेजी से हुई और साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। मतलब विकास भी खूब तेजी से हुआ और बिखराव भी खूब तेजी से हुआ। हम्म? हाँ। इसके समय साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 29। कितने प्रांत थे? 29। कोई दिक्कत? कितने प्रांत थे उन सब मतलब इसके काल में? 29 गो। तो ये प्रश्न जो है VVI है, ये कई बार प्रश्न बना करके क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय जो है प्रांतों की संख्या अधिक थी? तो किसके समय? मोहम्मद। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 29। कितनी थी? 29। तो पहला बात तो यह है कि यदि MBT के बारे में आपसे पूछा जाता हो कि ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, ये तो बात याद रहेगा। सबसे
पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा सुल्तान। क्या था? पढ़ा लिखा सुल्तान था। दूसरा बात यह है, इस शासक कब बना था? 1325 में। अच्छा, इसका नाम क्या था? जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। दूसरा नाम क्या था? उलूग खां। क्या था? उलूग खां। यह शासक कब बना था? 1325 में। कोई दिक्कत? अच्छा, ये देखो, गणित के बारे में भी बहुत अच्छा जानता था, ज्योतिष भी था कि नहीं था? खगोल शास्त्र के बारे में भी खूब अच्छा से जानकारी रखता है, इसके पास है। और 23 भाषाओं को जानता है। कितने भाषाओं को? 23। और इसके समय में कितने प्रांत हैं? 29 प्रांत हैं। कितने हैं? 29। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि विकास भी खूब तेजी से हुआ। विकास भी खूब तेजी से। अब बिखराव भी, हाँ हाँ, बिखराव भी खूब तेजी से हुआ। मतलब कि विकास मतलब बढ़ा, इसके समय में जितना भी साम्राज्य था विस्तार हुआ। अच्छा, विस्तार हुआ होगा तभी तो प्रांतों की संख्या जो है बढ़ करके, कम थी तो कितनी हो गई? 29 हो गई। मतलब विस्तार हुआ होगा तब ना। अब बिखराव भी तेजी से हुआ। इसका प्रमाण भी है, बिखराव का प्रमाण यह है। पहले इसके गलतियों के बारे में चर्चा करते हैं कि यह इसने क्या क्या गलती किया था। 5 गो एकर बड़का गलती है। कै गो है? 5। पहला बात तो यह है कि दोआब, तो दोआब उस क्षेत्र को कहा जाता है कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसी को क्या कहते हैं? दोआब। अब ये दोआब क्षेत्र पर इसने कर बढ़ा दिया, पहला बात तो ये है। और दूसरा बात यह है कि दोआब क्षेत्र पर जब कर बढ़ाया तब क्या आ गया था? अकाल। आज जिस समय यह मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय दोआब क्षेत्र का जो है, दोआब क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ था। दोआब क्षेत्र क्या था? सबसे। अच्छा, दो का मतलब क्या होता है? दो। आब मतलब, तो दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? दोआब। और ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। क्या था? उपजाऊ था। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा बात यह है कि अकाल के समय इसने उपजाऊ प्रदेश पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। लेकिन किसानों की समस्या आने के बाद जो है, ये किसानों को मदद करने के लिए एक नया विभाग भी बनाया था, जिस विभाग का नाम क्या था? दीवान अमीर कोही। क्या नाम था? दीवान अमीर कोही। और अमीर कोही के जो प्रधान था दीवान अमीर कोही का, उसका नाम क्या था? अमीर कोही। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवान अमीर कोही, अमीर कोही ये है क्या? ये किसानों के मदद के लिए क्या था? किसानों के मदद के लिए बनाया गया एक विभाग था, जो किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, देखिए, पूरा सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कौन था? मतलब ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका प्रधान जो था उसका नाम क्या था? अमीर कोही। क्या नाम था? अमीर कोही। कोई दिक्कत? तो इसका प्रधान हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया। अब बताए थे ना कल कि जिला कार्यालय क्या है? जिला कार्यालय। और इसका जो है मुख्य प्रमुख कौन होता है? डीएम। कौन होता है? डीएम, संचालक। तो वैसे ही मान लीजिए कि यह दीवान अमीर कोही क्या है? कार्यालय है। कार्यालय मतलब एक विभाग है। और उसका जो प्रमुख या प्रधान कौन है? अमीर कोही। अच्छा, बताइए तो ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? हाँ, ग्राम कचहरी के प्रधान होता है सरपंच। अच्छा, पंचायत का जो है, किसी ग्राम पंचायत का किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मामला का निर्णय अंतिम रूप से सुनाने के फैसला किसके पास है? यदि पंचायती ढंग से सुनाया जा रहा है तो ग्राम कचहरी के। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन? सरपंच। तो मुखिया के काम ही नहीं है पंचायत में, तो मुखिया को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो कार्यपालिका का प्रधान होता है।
न्यायपालिका के तो प्रधान सरपंच होते हैं, तो कार्य नहीं करते तो काहे ला वोट देती है, मत दे। कैमरा घुमाया जाए इसके तरफ। वोटे नहीं देते का तो डरे वोट देती है। सुनिए इधर, अकाल से राहत के लिए, जब अकाल हो गया ना, अकाल पड़ गया, तो अकालों से राहत के लिए किसानों के लिए एक अकाल संहिता तैयार किया। उसमें सब मतलब विवरण उसमें पेश किया गया, या आंकड़ा उसमें लिखा गया कि अकाल के समय जो है समस्या को किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। समस्या आया या अकाल में कितना क्षति हुआ, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से आया, इन सारे चीज़ों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। और ये जो है किसानों को अग्रिम ऋण दिया, जिसको हम लोग तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। तो तकावी व्यवस्था किसने लेकर के आया था, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि तकावी तक तकावी व्यवस्था। तो तकावी व्यवस्था का मतलब ही पूछ लेगा, तो इसको बोलते हैं कृषि ऋण है, एक प्रकार का क्या है, कृषि ऋण। तो कृषि ऋण है जो किसानों को जो किसानों को पहले ही दिया जाता है, खेती से पहले दिया जाता है। कोई दिक्कत? इतना में दिक्कत नहीं ना है। किसानों को क्या दिया जाता है, पहले ही दिया जाता है। अच्छा, काहे ला पहले देगा पैसा? ताकि वो निवेश करेगा तब तो अधिक से अधिक। देखिए, किसी भी चीज में जितना बढ़िया निवेश होगा, मतलब जितना अधिक निवेश होगा, उसका जो है लाभ उतना ही अधिक होता है कि नहीं होता है। कोई मान लीजिए कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं तो फसल बढ़िया प्रकार का होगा, और बढ़िया प्रकार का होगा तो अधिक होगा तो लाभ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? हम अभी बोले इधर नहीं ताकने का। अब इसने एक काम और किया कि 1329 से 30 के बीच में इसने एक सिक्का चलाया था, जो क्या चीज के बना हुआ सिक्का था, तांबे का। और यह एक सांकेतिक मुद्रा था, इस पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। समझ में आया कि नहीं? एमबीटी के द्वारा चलाया गया तांबे का सांकेतिक मुद्रा दिखाते हैं हम। इधर पर कुछ कहाँ है? नहीं है उसका सिक्का। यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है, यहाँ छाप है, तो उसका है ही नहीं। वो सिर्फ सांकेतिक था, मतलब उसमें सिर्फ संकेत दिया हुआ था, ज्यादा कुछ था ही नहीं। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। तो इसको तो आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बना सकते हैं। तो घरेलू हारू ठोक ठाक के ताल मतलब ढाल लेगा सब, ढाल लेगा तो मार्केट में सिक्का लेने से क्या फायदा है कमाने से। घर ही तांबा ले आके ढाल के मार खानी सिक्का छाप लेगा। अधिक से अधिक जितना अधिक सिक्का छापेगा वो उतना ही उसके पास धन दौलत हो जाएगा। तांबा क्या मिलता है, सस्ता, और तांबा अधिक मात्रा में भी है दिल्ली सल्तनत के पास। तो अब बताइए तो, लोग जो थे तांबा के सिक्का छाप छाप के क्या कर दिए, मुद्रा का बौछार लगा दिए, जिससे जो है उसके द्वारा चलाए गए मुद्राओं की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। समझ में आया कि नहीं? कभी भी याद रखिएगा कि मुद्रा की वैल्यू तब गिर जाती है जब उसका मार्केट में अधिकता हो जाता है। मतलब मार्केट में यदि मुद्रा अधिक हो गया है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम। इसको डिवेल्युएशन कहते हैं। ये कब चलाया था? तो 1329 से 30 के बीच। तो क्वेश्चन पूछता है कि तांबे के सांकेतिक मुद्रा, ये भी तो इसका गलती ही ना था।
ये नहीं चलाता ना लोग छापते छापते हैं नहीं। अब देखिए ये बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। मतलब जितने भी हिंदू के घर थे वह क्या बन गया था, टकसाल। टकसाल का मतलब क्या होता है, जहां से पैसा छापा जाता है उसी को बनाया जाता है, उसको क्या बोले हैं, टकसाल। अब कुछ मान लिया कि अभी के नोट पे जो है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर यदि नहीं है तो उसका वैल्यू है, नहीं है। तो इस पे उस प्रकार का कोई ना कोई ऐसा मतलब एक साइन या मतलब निश्चित प्रतीक होना चाहिए जो आम लोग बना नहीं सके, तब ना सिक्का कोई नहीं बनाता। तो इस पे तो कुछ किसी भी प्रकार का है नहीं, तो सांकेतिक मुद्रा था, संकेत के रूप में चलाने के लिए, कोई दिक्कत। अब इसने मंगोलों के डर से, मंगोल जब आक्रमण किया सब, तो डर से जो है दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर के भाग गया, देवगिरी। या देवगिरी को ही क्या कहते हैं, देवगिरी में दौलताबाद। समझ में आया कि नहीं। कब स्थानांतरित किया था, क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बदला था। अब फिर दौलताबाद से कहाँ ला जा आ गया, दिल्ली। समझ में आया कि नहीं। वो पहाड़ पे गर्मी उर्मी अधिक लगने लगा, लोग वहां रहने के लिए तैयार नहीं थे गर्मी में। समझ में आया कि नहीं। क्या हो गया, भाग आया। तो भाग आया तो क्या होगा। हम्म। तब लोग लोग वहां पे मारे गए, अधिक से अधिक जनसंख्या का क्या हुआ, क्षति। देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था। अच्छा देवगिरी जो दिल्ली साम्राज्य था उसके किस में था, केंद्र में। मान लीजिए कि दिल्ली साम्राज्य का क्षेत्र है तो उसके केंद्र में था, बीचों बीच। तो बीचों बीच में जो क्षेत्र हो राजधानी के लिए तो सही है, लेकिन राजधानी के लिए सही हो लेकिन लोगों के लिए सही नहीं हो तब तो दिक्कत है। तब दिक्कत उत्पन्न हुआ। देखिए जहाँ चारों ओर से दूरी क्या थी, समान थी, तो इसका भी दिमाग लगाया, कोई नाजायज नहीं था, जायज ही था। लेकिन देखना यह है कि सारे दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है। मतलब वहाँ लोग कुछ आय अर्जित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहाँ रहना या वहाँ से अन्य जगहों पे आना जाना मतलब सुगमता पूर्वक से हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी तो देखना है। सिर्फ यही तो नहीं दे सकते हैं कि मान लीजिए कि सुरक्षा मिल रहा है तो राजधानी बना लिए। इसने खुरासान ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिकों का एक दल बनाया। कितने लाख, 3 लाख। तो कहाँ आक्रमण करने के लिए, खुरासान ईरान पर। खुरासान ईरान पर आक्रमण करने के लिए कितने सैनिकों का दल बनाया, 3 लाख। फौज को तैयार किया और अग्रिम वेतन दे दिया, पहला ही पैसा दे दिया, महीना लागे से पैसा नहीं, पहला ही पैसा ले चल लड़ने बके। हाँ नहीं, पैसा दिया था अग्रिम वेतन, मतलब वेतन पहले दिया था, 1 साल के वेतन दिया था वहां लड़ने के लिए जो हिमालय क्षेत्र में था। अब फिर बाद में जा करके इसने संधि कर लिया ईरान के शासक से। खुरासान के शासक से ये क्या कर लिया, संधि। और खुरासान के शासक का नाम क्या था, क्या नाम था, तरमासरीन। और इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैत्री का परिणाम हुआ कि दोनों के बीच में क्या हो गया, संधि। क्या हो गया, संधि। कोई दिक्कत। अब तो सैनिकों का कोई काम नहीं रह गया, 3 लाख सैनिक को बोला जाओ सो घर, पैसा मिल गया है, हाँ जाओ जाओ घर जाओ। अब तो अगर पैसा राजकोष से गया, मित्रता से क्या मिला, कुछ नहीं। क्या वो धन दिया था, दौलत दिया था, नहीं ना, सोना का सिक्का दिया था का, कुछ नहीं दिया था। समझ में आया कि नहीं? खाली मैत्रीपूर्ण क्या हो गया, संधि। अब देखिए इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल, ये जो कराचिल दिखाई दे रहा है, इसने कराचिल अभियान करवाया। समझ में आया कि नहीं, हिमालय के चोटी में कराचिल अभियान कराया और सैनिकों को भेजा, जहां अधिकांश सैनिक अपने ही में टकरा करके क्या कर गए, मर गए। अपने ही में टकरा करके मर गए। उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उसी के क्षेत्र में कराचिल। कोई दिक्कत। अब देखिए इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था जो सबसे अधिक बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मोरक्को के एक निवासी था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। क्या नाम था,
आई 7,000 किलोमीटर पैदल चल के केकर दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? 1333। यदि 1333 निकालें तो कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? एकरा से मिला ना मोहम्मद बिन तुगलक, तो खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान आदमी था। बात किया तो बोले अरे बाप, बड़ी पढ़ल लिखल आदमी है। ओकरा काजी बना दिया। क्या बना दिया? काजी। समझ में आया कि नहीं? काजी के मतलब न्यायाधीश होता था उसके मतलब शासन काल में। कोई दिक्कत है? तो यह दिल्ली का क्या बना दिया? दिल्ली में इसको काजी नियुक्त कर दिया। अब देखिए इसके साथ जो है दो राज्य जो है टूट टूट करके नए राज्य के रूप में क्या है हुए आए भारत में। देखिए जैसे कि एक राज्य, एक नगर बना जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 में। कब की गई? 1336। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। इसका किया था हरिहर एवं बुक्का। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य का जो है निर्माण हरिहर एवं बुक्का जो है दिल्ली सल्तनत से बोला कि हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र, हम एक नया साम्राज्य बनाते हैं जिसका नाम क्या रहेगा? विजयनगर। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ 1347 में हसन गंगू के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत से टूट करके एक नया साम्राज्य बना जिसका नाम क्या था? बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। अब यहाँ देखिए 1351 में सिंध मतलब ठाट्टा विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए थे, जिस दौरान उनकी क्या हो गई? मृत्यु। वो सिंध में जो विद्रोह किया था सब कब? 1351। वहां जा ही रहे थे तो क्या हो गया? मृत्यु। कोई दिक्कत है? अब इसका मृत्यु हुआ तब बदायूं कहता है, बदायूं एक इतिहासकार है, उसने कहा कि देखिए मूर्ख शासक तो था ही, पढ़ा लिखा मूर्ख था। मूर्खों में कैसा था? पढ़ा लिखा मूर्ख था। अब मूर्ख पढ़ा लिखा था तो बदायूं कहता है कि शासक को मतलब सुल्तान को उसकी प्रजा से, अब प्रजा को उसके सुल्तान से क्या मिल गए? मुक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ देखिए सुल्तान को उसकी प्रजा से, अब प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई? मुक्ति। अच्छा, मुक्ति मिलने का मतलब समझ रहे हैं? सुल्तान ना या भार बनेगा प्रजा पर, ना प्रजा भार बन पाएगा सुल्तान पर, क्योंकि ये भी दयावान था। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? और रेहला नामक एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। कोई दिक्कत है? बताओ तो कि इब्न बतूता कब आया था? कब आया था? 1333 में। यदि शताब्दी बोले तो कब? 14वीं शताब्दी। कितना किलोमीटर चल के आया था? 7,000 किलोमीटर। किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली का क्या बना दिया इसे? काजी। क्या नियुक्त किया? काजी। ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। कहाँ के? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। कोई दिक्कत है? और इसको जब काजी नियुक्त किया तो दिल्ली के सारा काजी का करने लगे? कूदने लगे से, अच्छा हमरा हटा दिए, अच्छा ओकरा बना दे दूसरा जगह का आदमी के। समझ में आए कि नहीं? तो ऐसे दुख होता है कि नहीं होता है? ना होगा? बहुत ही दुख होता है। इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? रेहला। यह क्या था? यात्रा वृत्तांत था। क्या था? यात्रा वृत्तांत। मतलब अपने यात्रा का जो भी है जानकारी इसमें डाले हुए था। और इसी के कहने पर जो है डाक विभाग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? डाक विभाग का निर्माण कराया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय डाक विभाग का व्यवस्था बहुत अच्छा था। मतलब कुछ डाक व्यवस्था ऐसा था कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक डाक है, ठीक है, यहाँ एक डाक व्यवस्था है, तो अभी कुछ दूरी पर मतलब एक और डाक व्यवस्था होगी, ठीक है। और मान लो कि बहुत दूर पहुंचाना है, तो पहले ये डाक से ये वाला डाक के पास जाएगा, फिर एक डाक से दूसरे डाक के पास, फिर ये डाक से किसी और डाक के पास, तब जा करके जहाँ पहुंचाना होगा वह हम वहाँ पे चिट्ठी पहुंच जाएगा। तो डाक विभाग जो था चैन रूल पे कार्य करता था। कैसे?
चैन रूल। समझ में आया कि नहीं? श्रृंखलाबद्ध था। कैसे था? श्रृंखलाबद्ध। कोई दिक्कत? अब देखिए, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विधवाता, किसकी? इब्न बतूता की विधवाता से क्या हो गया? खुश। खुश हुआ तो क्या कर दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया उससे। कोई दिक्कत? तो दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। किसे? इब्न बतूता को। अब यहाँ देखिए, काजी का मतलब क्या होता है हम बताए ना, न्यायाधीश। अच्छा, जज केकरा बोलते हैं? न्यायाधीश को ही बोलते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? डाक विभाग बनाया था ना। अब देखिए, इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल कहाँ भेजा था? चीन में। ये भी बात याद रखिएगा कि किसके नेतृत्व में जो है दूत मंडल चीन भेजा गया? तो इब्न बतूता के। लेकिन किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत से दूत मंडल चीन भेजा गया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उस दूत मंडल का नेतृत्व कौन किया था? इब्न बतूता। कौन किया था? उसका पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु व्यक्ति था। मतलब सभी धर्मों को क्या करता था? एक समान, मतलब मान मर्यादा करता था। ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म को नहीं मानता था, वो अपने धर्म के अनुसार चलता था, लेकिन सभी धर्मों को क्या करता था? एक समान मानता। यहाँ तक कि देखिए, यह इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक एक गवाह है कि जो है लोगों को गुण के आधार पर उसका क्या किया था? नियुक्ति किया था। क्या किया था? नियुक्ति किया था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु शासक था। क्वेश्चन पूछे हुए है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करे? विचार करे। मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु शासक था, वह होली खेलता था। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ऐसे करके कथन बना के देगा। और यह साबित करता है तो देखिए, दो तीन गो साक्ष्य, जैसे कि एगो जैन विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जीन प्रभा सूरी। क्या नाम था? जीन प्रभा सूरी तो जैन धर्म के हैं विद्वान। कौन? जीन प्रभा सूरी। उनका 1,000 गाय दान देला बिना कौन जरूरी था? लेकिन ये दिया था कि नहीं दिया था? चाहता तो अपने ही धर्म के लोगों को देता, लेकिन दिया। तो यह साबित करता है, यह पहला सुल्तान था जिसने अजमेर में स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती सिलसिला के सबसे मतलब श्रेष्ठ या वरिष्ठ संत थे। समझ में आया? तो उनका जो है अ, दरगाह कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान। दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान में दरगाह है ना, तो दरगाह पर बहुत लोग दर्शन करने जाते थे। लेकिन यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, जो अजमेर शरीफ कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, गए थे। और दूसरा, बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का भी दर्शन किया था। ये बात याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार अपने दरबार में मनाता था। समझ में आया कि नहीं? मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रोग मतलब बीमारू हो गया है, रुग्ण हो गया है। रुग्ण, रुग्ण मतलब बीमारू हो गया है कि नहीं? बीमारू नहीं हो जाएगा, कुछो काम करता है। एक रक्त पिपासु कहा जाता था, या पागल बादशाह कहा जाता था, या लंपट मूर्ख कहा जाता था, या पढ़ा लिखा गधा कहा जाता था। समझ में आया? जो भी कहना इसको कह सकते हो। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था? मजदुल मुल्क। क्या नाम था इसका? मजदुल मुल्क। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के गवर्नर का निम्नलिखित में से कौन गवर्नर है? यह था किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? मजदुल मुल्क। कोई दिक्कत? अब एकरा मर जाने के बाद तो कोई ना कोई शासक बनेगा ना हो। ये तो सिंध के जब आक्रमण रोकने जा रहा था तो 1351 में क्या हो गया था? मृत्यु।
तो इसके बाद एक एगो चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। ये जौना खान का कौची था, चचेरा भाई, कौची था, चचेरा भाई। और ये जो था एगो, इसके पिताजी थे मुस्लिम आ मम्मी हिंदू। हिंदुओं में कहाँ के हिंदू, तो राजपूत रनमल की पुत्री थी। क्या थी, राजपूत रनमल की पुत्री। राजपूत, यहाँ देखिए रनमल की पुत्री से विवाह हुआ था। इसका मतलब ये रनमल जो है ना, फिरोज शाह तुगलक के नाना हुए। अब समझ में आया, मतलब इनकी बेटी का ये क्या था, बेटा था। समझ में आया कि नहीं, तो ये नाना हो गए। समझ में आया, वैसे नहीं बोलेंगे बवाल हो जाएगा। अतः इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पे भी क्या लगा दिया, जजिया कर। ये जजिया कर इसलिए लगाया कि हम हिंदू नहीं है। अपना मतलब संपूर्ण जीवन यह साबित करने में लगा दिया कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं क्या हूं। एगो शासक होने के नाते धर्म से क्या लेना देना है। राजनीति में, राजनीति को यदि धर्म से अलग करके अलाउद्दीन खिलजी यदि नहीं होता, मतलब काम किया होता, तो वो उतना विस्तार कर पाता क्या, नहीं कर पाता। इसका राज अभिषेक जो हुआ था वो 1351 में हुआ था। ये जानती हो, एक अशोक का दो गो अभिलेख है, एगो टोपरा अभिलेख और दूसरा मेरठ अभिलेख। तो ये जो है टोपरा अभिलेख हरियाणा में है, लेकिन मेरठ अभिलेख कहाँ है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दोनों को उखाड़ के कहाँ स्थापित करा दिया, दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछता है कि टोपरा अभिलेख किसका अभिलेख है, टोपरा अभिलेख किसका अभिलेख है, अशोक का। किसका है, अशोक का। ये था कहाँ, था कहाँ, हरियाणा। ये ला कहाँ दिया गया, दिल्ली में। कहाँ ला दिया गया, दिल्ली। और दिल्ली किसके द्वारा लाया गया, FST के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, दूसरा अभिलेख का नाम क्या था, मेरठ अभिलेख। क्या नाम था, मेरठ अभिलेख भी किसका था। ये कहाँ ला दिया गया, दिल्ली। कहाँ ला दिया गया, दिल्ली। कोई दिक्कत, इतना में ध्यान आप लोग रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि दोनों अभिलेख को दिल्ली लाने वाले शासक का नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक शासक कब बना, 1351। इसने एक निर्माण विभाग का निर्माण किया, मतलब किसी भी चीजों को बनाना क्या कहलाता है, निर्माण। तो इसने एक निर्माण विभाग का निर्माण किया, पहले एक निर्माण विभाग क्या किया, बनवाया। और 300 से अधिक क्या किया, शहरों का निर्माण करवाया, जिसमें से सबसे अधिक था जौनपुर। सबसे अधिक क्या था, जौनपुर जो था सबसे अधिक प्रचलन में था। उसके बाद फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर था ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पक्का याद रखिएगा कि जौनपुर को क्या कहा जाता है, सिराज हिंद। क्या कहा जाता है, सिराज हिंद। एक और क्वेश्चन पूछे हुए कि मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र कौन था, मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र। तो शिक्षा का केंद्र कौन हुआ करता था, जौनपुर। कौन हुआ करता था, जौनपुर। कोई दिक्कत, कौन था, जौनपुर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखिए 1200 से अधिक जो है इसने फलों के क्या लगवाए थे, बगीचे। और नहरों का जाल बिछवा दिया था। क्या किया था, नहरों का जाल। और इसने नहरों का जाल बिछवा दिया, लेकिन नहर निर्माण कौन करवाया था, एक बापे लगेगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के औलाद था दूगो, एगो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। लेकिन दोनों मतलब दोनों था दो गो पत्नी से। समझ में आया कि नहीं, एगो जायज औलाद, एगो नाजायज औलाद था। समझ में आया कि नहीं। तो तिलक कोची होता है, एगो जायज औलाद होगा, एगो नाजायज औलाद होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है प्रीति, क्वालिटी पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, हिस्ट्री हो रहा है। इधर देखो, इसी के समय में सर्वप्रथम सिंचाइयों
सिंचाई करने के लिए क्या लगा दिया, कर। और सिंचाई करने के लिए कर लगाना देखिए उचित था। दिक्कत की बात क्या है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, किसी भी एक क्षेत्र को हम ले लेते हैं, अजब बालक एक ही बार अपने ही से गायब हो जाता है। अच्छा, ये आएगा भाई। देखिए इधर, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, ये बड़ा सा, तो मान लीजिए कि ये क्षेत्र है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई एक नदी निकलती है, मान लीजिए कि कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसके क्षेत्र में तो सिंचाई हो रहा है, अगल बगल के क्षेत्र में, सिर्फ मानना है, हम कई बार बोले हैं कि मानना है, लेकिन सभी क्षेत्र में तो सिंचाई नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से नहर खोदवा देते हैं ऐसे ऐसे करके पूरा, तो बताइए तो ये पूरा क्षेत्र में सिंचाई हो सकता है? नहर के द्वारा पानी तो जा सकता है, इधर भी पूरा आ जाएगा पानी, इधर भी पूरा, और इधर भी पहुंच जाएगा जल, पहुंचेगा। अब मान लीजिए कि पानी पहुंचवा रहा है तो पैसा नहीं लेगा, बोला कि सरकारी जो बोर गाड़ा गया है, बोरिंग, ओकरा से जो सिंचाई करेगा ना पैसा देगा, टैक्स। क्या देगा? टैक्स देगा। समझ में आया कि नहीं? और उस टैक्सवा के नाम क्या रखा सब? हक के सर्व। क्या नाम रखा सब? हक के सर्व। क्या नाम रखा सब? हक के सर्व। और यह कितना लिया जाता था? तो कुल उपज का 1/10 भाग ना था 10%। कितना लिया जाता था? कुल उपज का कितना लिया जाता था? 10%। कितना लिया जाता था? 10%। अब यहाँ ध्यान देखिए, यह 1/10 भाग, दोनों बात बराबर ही है। अब देखिए 10%, 1/10 भाग, समझ में आया? नहीं, इधर देख, 10% के मतलब होता है 100 में से 10, हो गया। इसका मतलब क्या है? 100 में से 10। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/10। तो देखते ही यही बराबर आ गया, कोई दिक्कत? मतलब 1/10 और 10% बराबर होता है। अब मान लीजिए कि 20% होगा तो 20/100, मतलब 100 में 20, 100 में 20। इसको इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 1/5। तो मतलब 1/5 या 20% बराबर है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण का कार्यों पर ये सबसे अधिक खर्च किया था। लोक निर्माण मतलब लोगों के जो लाभ के लिए जहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए, वहां पे सबसे अधिक खर्च करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और सबसे सर्वाधिक सिंचाई कार्य को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने वाला शासक कौन था? खैर देखो, नहरों का जाल ये फैलाया, लेकिन नहर का निर्माण सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। कोई दिक्कत? और ये देखिए, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि भू राजस्व वसूली मतलब भूमि पे जो राजस्व वसूला जाता था, टैक्स, वो ठेकेदारी पर दे दिया। किस पे? ठेके पर मान लीजिए कि हमको दे दिया जाता है ठेके पे, कि मान लीजिए कि आप इस गांव में रहते हैं तो इस गांव में टैक्स वसूल के हमको दीजिएगा, और जो आपका चार्ज होगा उतना आप ले लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? बच्चे समझ में आया? तब तो पढ़ल के चीज पढ़ रही है। हाँ, झूठ बोल रही है।
अब देखिए, इस सबसे पहला व्यक्ति था दिल्ली सल्तनत में, इधर देखिए, सबसे पहला व्यक्ति था ना जिसने जो था राज्य के आय का ब्यौरा तैयार किया कि राज्य का कितना आय आता है, पैसा जो आता है उसका ब्यौरा तैयार करने वाला पहला सुल्तान था। देखिए यहाँ बताया ना कि फिरोज शाह तुगलक जो है पहला सुल्तान था। कैसा सुल्तान था? पहला, जिसने राज्य की आमदनी का क्या तैयार किया? ब्यौरा तैयार किया। और तैयार करके बताया कि राज्य की आमदनी कहाँ से आती है। जैसे मान लीजिए कि अब बिहार, अभी हम लोग राज्य में रहते हैं ना, किस राज्य में रहते हैं? बिहार। और देखिए बिहार में यदि हम लोग आमदनी का स्रोत देखें तो कुछ लोगों के टैक्स, लोगों से टैक्स लिया जाता होगा, लिया जाता होगा सामानों पर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिक्री कर। क्या बोलते हैं? बिक्री कर बोलते हैं। और उसके बाद भू राजस्व भी लिया जाता होगा, भूमि पर लिया जाता होगा। हाँ, बिहार सरकार की अपनी एसेट से, मतलब मान लीजिए कि कुछ कुछ कंपनी खोली हुई है, उससे भी आमदनी आ सकता है। केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस सारा मिला करके जितना इसके पास होगा वही इसका क्या कहलाएगा? आय। क्या कहलाएगा? आय। यही ना आय कहलाएगा इसका, ब्यौरा यही ना हुआ। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही ये भी ब्यौरा तैयार करता। इसी के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था। तो अभी हम बताएं ना कि लोक निर्माण पर सबसे अधिक खर्च कौन किया था? एफएसटी, मतलब फिरोज शाह तुगलक। और लोक निर्माण विभाग का भी स्थापना किया, किया कि नहीं किया? किया। अच्छा बता तो, कब ये शासक बना था? कब बना था? 1351 में। कितना बाग लगाया था? कितना सौ फलों का बाग? 1200 नहीं लगाया था? और लगभग कितने शहर का निर्माण करवाया था? 300। सिराज हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को। मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र कौन था? जौनपुर। कोई दिक्कत? और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक क्या रहते थे? दास। दास मतलब गुलाम रहते थे। और लगभग लगभग यहाँ जनसंख्या बताया गया कि कितना रहते थे गुलाम? 1,80,000। इनके लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान बंदगान। क्या नाम था? दीवान बंदगान। तो इन उनके लिए एक बनाया था क्या? विभाग, जिस विभाग का नाम क्या था? दीवान बंदगान। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछता है कि दीवान बंदगान क्या था? तो गुलामों का विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। सबसे अधिक गुलाम किस शासक के दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक। किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, बेरोजगारों के लिए रोज बेरोजगारी भत्ता देता था। बेरोजगारी भत्ता मतलब ये सहयोग राशि हो गया कि आपके पास रोजगार नहीं है ना, तो जीने के लिए हम सहयोग आपको कर रहे हैं, जितना हो सके मेरे तरफ से। गरीब असहाय अनाथ की सहायता के लिए इसने अलग एक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था? दीवान खैरात। क्या नाम था? दीवान खैरात। और दीवान खैरात में जो था गरीब लोगों को, असहाय लोगों को जो था धन बांटा जाता था। क्या बांटा जाता था? धन।
अरे तेरी के, अरे तो हेलो। अच्छा माइकवा चालू नहीं था। तब तो ठीक है। अब आएगा आवाज। अब इधर देखो ये 1365 में उन्होंने गंगरा हिमाचल प्रदेश में स्थित नगरकोट, ये इधर देखिए नगरकोट में, ध्यान इधर दीजिए ना, हम भूख रहे हैं ना। अच्छे पूछ रही है। कौन वाला? कौन वाला नहीं दिया है? कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो यहाँ से देखिए। अब देखिए इधर 1365 में इसने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जा करके, और वहां पे एगो नगरकोट स्थान है, नगरकोट स्थान है, वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, ज्वालामुखी। और ओकरो नुकसान पहुंचा दिया। समझ में आया कि नहीं? ओकरो क्या कर दिया? तोड़, मंदिर में तोड़ दिया। मंदिर क्या कर दिया? तोड़ दिया। कोई दिक्कत? हे मतलब, हाँ तो एकरा क्या बोलते हैं? इसने सैन्य, मतलब सैनिकों का पद जो है वंशानुगत बना दिया, मतलब वंश के आधार पे सैनिकों का पद होगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद महमूद शाह तुगलक आया, जिसका इसके समय जो था तेजी से बिखरा हुआ। समझ में आया कि नहीं? और तेजी से बिखरा हुआ एकरा हटा के तैमूर लंक आक्रमण किया। कौन आक्रमण किया था? तैमूर लंक आक्रमण किया। इसके बाद जो है इसका काम कहानी खत्म कर दिया। कौन? खिज्र खा। कौन मार दिया? खिज्र खा। अब मारने के बाद जो है उसने एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। तो कल पढ़ेंगे सैयद वंश, लोधी वंश, और कल खत्म हो जाएगा क्या? दिल्ली सल्तनत। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।